कहीं ना कहीं इजराइल को यह उम्मीद थी कि रशिया उसका साथ दे ही देगा। जी हां, इजराइल की मांग ये थी कि हमास आतंकवादी जो संगठन है उसकी जांच करे रशिया, क्योंकि रूस के 23 नागरिक मारे गए थे जिनके पास रूस की नागरिकता भी थी और इजराइल की नागरिकता भी थी, और 6 से 10 ऐसे ही रूसी इजरायली नागरिकों को हमास ने किडनैप किया था, अपहरण किया था और उन पर जुल्म किया था, ऐसा इजराइल का कहना था। इसी बीच में रशिया ने आधिकारिक तौर पर साफ इनकार कर दिया है कि वो हमास को आतंकवादी घोषित नहीं करेगा, बल्कि इससे पहले की रिपोर्ट में बता चुका हूं कि उसने हमास का शुक्रिया अदा कर दिया है। वहीं दोस्तों अब खुलासा ये हुआ है कि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर लिखित में ये कहा था कि जो नरसंहार 7 अक्टूबर को हुआ है, रूस की जांच एजेंसियां उसकी जांच करे और फिर हमास को आतंकवादी घोषित करे। तो आपको बता दूं, रशिया की खुफिया एजेंसी FSB ने नोटिस दिया है और क्लेरिफिकेशन दिया है कि जो भी नरसंहार आप कह रहे हैं या जो भी उस दिन कांड हुआ है, उसमें जो भी पहली झलक में नज़र आया और जो हमारी रिपोर्ट है, इनपुट्स हैं, उसके मुताबिक कोई भी ऐसी हरकत नहीं नज़र आ रही है जिससे हम ये कहें कि नरसंहार हुआ है। यानी अपने 23 रूसियों के मारे जाने के बावजूद रशिया ने हमास के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से जो आखिरी उम्मीद इजराइल को रशिया से थी वो भी टूट गई है, जिसके साथ साथ रशिया और इजराइल के रिश्ते बेहतर होने का ख्वाब भी अब खत्म हो चुका है। उधर इजराइल का राष्ट्रपति UAE दुबई पहुंच गया है और उसने दुबई के किंग से मुलाकात भी कर ली है। कई सारे देश के नेता इस वक्त दुबई क्लाइमेट चेंज की मीटिंग पर बात करने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में इजराइल भी दुबई में मौजूद है। लेकिन बड़ी खबर ईरान से ये आई इस मुद्दे पर कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने दुबई जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना है वहां पर इजराइल है और जहां इजराइल जैसी गंध हो हम वहां नहीं जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जज प्रोसिक्यूटर जो हैं वो पहुंच गए हैं इजराइल, उन फैमिलीज से मुलाकात करने के लिए जो मारे गए हैं, जिनके मारे गए हैं और जो अभी गाजा से रिहा होकर आए हैं। एक और दबी हुई खबर निकलकर अब सामने आई है कि ईसाइयों के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने काफ़ी पहले ही इजराइल के राष्ट्रपति से कहा था कि आतंकवाद का जवाब आतंकवाद से मत देना। यानी इनडायरेक्ट वे में इजराइल की मिलिट्री के एक्शन को आतंक कह दिया था पोप फ्रांसिस ने। कांड किसने किया और इन्वेस्टिगेशन किसके खिलाफ हो रही है, भारत के मुसलमान इस चीज को अच्छे से फील कर सकते हैं। UN के कमिश्नर ने कहा है कि हम इसकी जांच करेंगे कि हमास ने यहूदी महिलाओं के साथ सेक्सुअल वायलेंस किया है कि नहीं, और हम सबूत भी इकट्ठा करेंगे और रिपोर्ट पेश करेंगे। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने इजराइल से कहा है कि वेस्ट बैंक में आपके लोग जो आतंक मचा रहे हैं, इजरायली जो लोग हैं वो जो हमला कर रहे हैं फिलिस्तीनियों पर, उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कुछ न कुछ ज़रूर करिए। अमेरिका ने इसके अलावा 20 और ईरानियों पर पाबंदी लगा दी है, ये इल्ज़ाम लगा कर कि इन 20 लोगों के कनेक्शन हमास से थे। हमास के लीडर यहिया अंसनवार ने कहा कि ऑक्यूपेशन नेताओं के तमाम साथियों और नेताओं को समझना चाहिए कि 7 अक्टूबर को जो हुआ वो सिर्फ एक रिहर्सल है, ट्रेलर बताया है। दोस्तों, हमास के नेता के इस बयान से तनाव बढ़ेगा। सीज फायर के बाद पहली बार सीरिया में अमेरिकी फौज के ऊपर दोबारा हमला हुआ। हालांकि इस हमले में ज़्यादा नुकसान अमेरिकी सेना को नहीं हुआ, लेकिन डैमेज कुछ न कुछ ज़रूर हुआ है। जान का नुकसान नहीं हुआ, माल का हुआ है। मेरे दोस्तों, गाजा सिटी आपको लाइव दिखा देता हूँ। ये देखिए, गाजा सिटी है, मेन शहर है। वहाँ पर आप देखिए फिलिस्तीनी लोग भी आपको नज़र आ रहे हैं और उन्हीं के बीच इजराइल का टैंक भी टहलता हुआ नज़र आ रहा है। ये हाल गाजा का हो गया है। BBC के ग्राफिक्स पर तो भरोसा करेंगे। ये देखिए, BBC ने खुद बताया है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, लाल डॉटेड जो आप देख रहे हैं, ये वो घर हैं गाजा के
जो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं इजराइल की बमबारी में। 98,000 घर, बिल्डिंग इजराइल ने पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं गाजा के। उधर ईरानी कमांडर ने बताया कि हमारे पास जो खबर है वो ये है कि 1600 टैंकों को लेकर इजराइल गाजा के अंदर घुसा था, जिसमें से 300 टैंक आम व्हीकल इजराइल के गाजा के लड़ाकों ने तबाह किए और 100 से ज़्यादा इजरायली फौजियों को वासिले जहन्नम किया है। लेकिन इन तमाम आंकड़ों और खबरों को इजराइल छुपा रहा है। 300 دستگاه از این تانک ها زده شده است. صدها اسرائیلی کشته شدند. اسرائیلی ها اخبار این تلفات و خسارات را منتشر نمی کنند. یک سانسور خبری شدید حاکم است. شما هر چه خبر میشنوید از غزه است، از فلسطینی هاست، از آشفتگی درون شهرهای رژیم صهیونیستی چیزی نمیشنوید و نمیبینید، ولی وضع بسیار وخیمتر از آن چیزی است که ما حتی آرزو میکنیم و این واقعیت منجر شد به این که اینها در نهایت इजराइल का क्या कहूं मैं कमीनापन ये है कि इजराइल जिस भी देश पर हमला करता है उसी के अंदर घुसकर चीन की तरफ बफर जोन बना लेता है। बफर जोन इजराइल के अंदर होगा, आधा इधर आधा उधर, तो अब वो बफर जोन को हटाकर आपके घर के अंदर समझ लीजिए घुसकर चौखट बना रहा है। यानी ये समझ लीजिए कि आमने सामने एक घर है, बहुत आसान करता हूँ, आमने सामने एक घर है पतली गली में और आपने चबूतरा बनाया हुआ है, पैतरी, ठीक है, पटिया। अब इजराइल क्या करेगा, यहाँ से उठ के आपके चौखट पर आ जाएगा और आप कहोगे भैया ये तो हमारी पटिया है, तो इजराइल कहेगा ठीक है आपकी पटिया है ना, लड़ने भिड़ने के बाद कहेगा इस पटिया को बफर जोन बना लेते हैं, नहीं ये आपका है ना मेरा है, मेरी पहुंच यहाँ तक रहेगी और आप इसके पीछे रहेंगे। तो कुल मिला के बफर जोन को भी अपने अंडर कर लेता है और बफर जोन को दूसरे के ही इलाके पर बफर जोन बना लेता है। ऐसे ही इजराइल की चालाकी यहाँ नज़र आई। लेबनान के अंदर घुसकर इजराइल लेबनान के बॉर्डर पर बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा था। लेबनान ने आधिकारिक तौर पर रिजेक्ट कर दिया है, साफ इनकार कर दिया है। इस रिपोर्ट के आखिर में आपको गज़ा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी, जो इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, पूरी तरह से इजराइल ने किस तरह से तबाह की है उसकी पहली तस्वीर सामने आ गई है। जमात الخير أنا متأكد ما حد حيعرف المكان هذا. هذه يا جماعة الخير قاعة المؤتمرات في الجامعة الإسلامية. هذه القاعة اللي خرجت ناس كثار، خرجت ناس يعني عظماء. هي قاعة المؤتمرات يا جماعة الخير. الاحتلال الإسرائيلي أبادها. والله لما دخلت المكان إني أنا صراحة انصدمت، انصعقت. मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस रिपोर्ट को ज़रूर शेयर करेंगे। आपके दिलों में फ़िलिस्तीन अगर बसता है तो इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए अपनी दुआओं में हमें याद रखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि अगला अपडेट, अगली ताज़ा खबर और ताज़ा जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद।